आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन देखिए, हम अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे वो क्या थे? और K2 CR2O7। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो और भी हैं, जैसे कि H2O2 है, ओजोन है ना। हम इन्हीं दो को क्यों ले रहे थे? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पूरी इनऑर्गेनिक में देखो तो बहुत सारे मिलेंगे, है ना। Ag2O है, ठीक, बहुत सारे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट है, लेकिन इन्हीं को क्यों ले रहे थे, इन दोनों को ही? क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर है। रिएक्शन के दौरान ये खुद ही बता दे रहे थे कि रिएक्शन अब टाइट्रेशन की पूरी हो चुकी है। लेकिन मान लो आपको किसी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है जिसमें खुद का कोई कलर नहीं है ना। मान लीजिए आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट है, उसके आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम तो हमेशा पता होता है, और कंसंट्रेशन भी पता है। और आपके पास है H2O2 जिसका वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन नहीं पता है। लेकिन अब बात यह है कि इसमें कोई कलर नहीं है। दैट मीन्स अब जो दोनों चीज़ें हम रिएक्ट करा रहे हैं उनमें कोई कलर नहीं है ना। मान लो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास खुद का कोई कलर नहीं है, तब आप कैसे पता लगाओगे कि ऊपर ब्यूरेट से जो गिर रहा है वो नीचे जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसकी टाइट्रेशन पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। KMnO4 के केस में तो ऊपर से गिरता था, पर्पल था, अगर वो गिरने के बाद वो पर्पल कलर गायब हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन अभी चल रही है। तो जब तक वो पर्पल से कलरलेस हो रहा है रिएक्शन को चलने दो, ऊपर से ब्यूरेट को गिरने दो, और जब वो पर्पल का पर्पल रह जाए तब आप बंद कर दोगे, वॉल्यूम नोट कर लोगे, है ना। लेकिन अगर जो गिर रहा है ऊपर से ब्यूरेट से वो कलरलेस है, तब आपको कौन बताएगा कि रिएक्शन कब पूरी होएगी? हाँ, इंडिकेटर तो काम नहीं करते ना इसमें। इंडिकेटर केवल और केवल एसिड बेस रिएक्शन में काम करते हैं, जो पीएच के चेंज होने पर अपना कलर चेंज करते हैं। लेकिन रिडॉक्स टाइट्रेशन में पीएच चेंज नहीं होती है, और अगर पीएच चेंज नहीं होती है तो आपका कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है ना। ये कुछ कहानी ऐसे है, मान लो एक आदमी है X जिसे हिंदी आती है, हिंदी बोल सकता है, हिंदी सुन सकता है। एक आदमी है Y जिसे जैपनीज आती है और जैपनीज बोल सकता है, जैपनीज वो सुन सकता है। उन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करनी है। जैसे मान लो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जापान के प्राइम मिनिस्टर को, तो कैसे बात होगी? एक ट्रांसलेटर बैठा रहेगा, है ना। ट्रांसलेटर बोल लीजिए, मीडिएटर बोल लीजिए। वो ऐसा होगा जो वहाँ की बात सुन के वहाँ पे बोलेगा, हिंदी समझ के जापानीज बोलेगा, जापानीज समझ के हिंदी बोलेगा, ये बोलेगा। तो जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के पास ही अपना इनहेरेंट कलर ना हो, तब हम यूज करते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। इसमें देखिए हम क्या करते हैं। इसमें लिखिए, 2-3 लाइन लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। हेडिंग डालिए, है ना। तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का पर्पज है ऐसी रिएक्शंस में एक तरीके से हेल्प करना जिसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का अपना कोई कलर है ही नहीं, ठीक। तो लिखिए, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज unknown concentration of those oxidizing agent which do not have their inherent color change property, like H2O2, O3,
कॉमा Cu2 प्लस, कॉमा MnOH थ्राइस, कॉमा MnOH थ्राइस, कॉमा ClO3 माइनस, कॉमा AS5 प्लस, AS5 प्लस एट्सेट्रा। ठीक है, ये 2 स्टेप में काम करते हैं। इसमें हम स्टेप 1 स्टेप 1 में हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा हुआ है। ठीक है, बीकर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वॉल्यूम नोन, कंसंट्रेशन अननोन। ठीक है, उसमें हम एक्सेस अमाउंट में Ki डाल देंगे। Ki एक्सेस अमाउंट में इसलिए डाल रहे हैं ये इंश्योर करते हुए कि अगर Ki एक्सेस में है तो सारा का सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर चुका होगा, इस वजह से Ki को एक्सेस में डाल रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ki में जो I माइनस है उसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा I2। ठीक है, और उसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्टार्च डाल के रखते हैं, जिससे कि वो जो I2 बनता है तुरंत वहाँ पे वॉयलेट कलर आ जाता है ना, ये आपका डीप ब्लू या वॉयलेट कलर आ जाता है। अभी पहला स्टेप में ये है। वो गैस बन के ना हो। नहीं, जब सॉल्यूशन में आयोडीन बनता है तो वो आयोडीन एज घुल ही जाता है उसमें। आयोडीन सॉलिड है वैसे तो, मतलब अगर प्योर आयोडीन है तो सॉल्यूशन तो में तो वही है ना। देखिए इन आयोडोमेटिक टाइट्रेशन स्टेप 1 में इन आयोडोमेटिक टाइट्रेशन कॉमा एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अलाउड, an oxidizing agent is allowed, ये चालू नहीं हुआ ना, नहीं चल रहा है। an oxidizing agent is allowed to react with excess of Ki excess of Ki to liberate I2 स्टॉप। इसके अंदर थोड़ा सा स्टार्च डाल के रखते हैं, स्टार्च उस I2 के साथ डीप ब्लू या वॉयलेट कलर जनरेट करता है ना। लिखिए स्टार्च सॉल्यूशन इज used which gives deep blue oblique violet color which acts as an indicator तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस Ki आपका एक्सेस में होगा। एक्सेस में रखने का यही मतलब है, ये इंश्योर करते हुए कि ये सारा का सारा रिएक्ट कर जाए। ठीक है, और इससे आपका बनता है I2, और यहाँ पर आपने स्टार्च डाला हुआ है जिससे कि यहाँ पर डीप ब्लू या वॉयलेट कलर है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। Ki के बराबर मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि Ki तो एक्सेस में है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। ठीक, ये लिखिए
चलिए, अब जो यहाँ पर I2 बना है हम इसे फिर से, अब हमें इसे, अभी तो ऑक्सीडाइज किया था I-2, अब इसको वापस से रिड्यूस करेंगे, है ना। रिड्यूस करने पे ये I- बन जाएगा और वापस से कलरलेस। तो लिखिए यहाँ पर स्टेप 2, नाउ फ्री आयोडीन इज टाइट्रेटेड, नाउ फ्री आयोडीन इज टाइट्रेटेड, free iodine is titrated against a standard reducing agent, against a standard reducing agent, usually sodium thiosulfate, usually sodium thiosulfate, usually sodium thiosulfate, Na2H2O3, Na2H2O3, also known as hypo, also known as hypo, 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 until the deep blue violet color is disappeared, until the deep blue violet color is disappeared. It's disappeared. तो यहाँ पर देखिए जो I2 बना है जिसका डीप ब्लू या वॉयलेट कलर है स्टार्च के साथ, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर कराते हैं Na2H2O3 के साथ, Na2H2O3 के साथ। यहाँ पर ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ NaI प्लस Na2S4O6, ये बन जाता है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर इसको एग्जैक्ट उतना ही डाला गया है जिससे इसका कलर डीकलराइज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। यहाँ पर अगर देखो तो सल्फर +2 में है और यहाँ पर चला गया है प्लस के 2.5 में, तो 2 सल्फर। बताइए Na2H2O3 का एन फैक्टर बताइए यहाँ पर क्या आएगा, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, है ना। बहुत टाइम लगा, लेकिन इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस करी नहीं है ठीक ठाक से। देखिए जो भी पढ़ रहे हो 11th का, अगेन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हुए पढ़ो, ठीक है। रोज अगर पढ़ रहे हो तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, एक भी अगर कमज़ोर रह गया तो दूसरा कोई एक सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो उतने मार्क्स नहीं उठा पाएगा, जितना कमज़ोर रह गया तो मार्क्स गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो थ्योरी बहुत कम है, इसमें प्रैक्टिस है। एक एन फैक्टर इसका, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट बराबर है मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 और दूसरे से मिली इक्विवेलेंट I2 बराबर है दिस। सो फाइनली आपके पास क्या मिला, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। किसी भी आइटोमेटिक टाइट्रेशन आपको यही करना है। I2 ने तो केवल यहाँ पर ब्रिज का काम किया, मतलब I2 का खुद का कलर था, उस कलर से हमने पता कर लिया कि कब कितने रिएक्शन को डालने से रोकना है, ठीक है। मेन जो काम कर रहा था वो हिंदी बोलने वाला कर रहा था और जापानीज बोलने वाला कर रहा था। बीच का ट्रांसलेटर तो केवल बस इधर से इधर बातों को ट्रांसलेट कर रहा था, उसका कोई रोल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होती है आइटोमेटिक टाइट्रेशन। अब आप इसके 3-4 क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। दुनिया की सबसे सर बस कोड का एक वो बता दो क्या कि K2Cr2 और KMnO दोनों एक साथ डाले हैं कि नहीं, दोनों एक साथ डाले हैं तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट ऐड हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे थायोसल्फेट। दो लोग कार में धक्का लगा रहे हैं तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, बस यही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर
उस एक का मास x और एक का 6.1 माइनस x हाँ बिल्कुल। एन फैक्टर K1O4 का 5 रहेगा, K2CR2O7 का 6, एसिडिक मीडियम में अगर है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए I2 NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है NaI प्लस NaIO3, ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो I2 ऑक्सीडेशन स्टेटस की 0 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर प्लस के 5 है। ठीक है, ये है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो आयोडीन ही है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और जो रिड्यूस भी हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है किसी रिडॉक्स रिएक्शन में तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लिखिए इसमें, ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन A disproportionation reaction is a reaction in which comma the same element is simultaneously oxidized. The same element is simultaneously oxidized and reduced. And reduced. And reduced. ठीक है, एन फैक्टर इसमें कई बार पूछता है, एन फैक्टर ऑफ I2। देखिए अगर यहां पर पूछा एन फैक्टर ऑफ NaI तो आसान है, यहाँ से केवल यहाँ देखेंगे -1 से 0 में गया और इसके पास एक आई है, इसका एन फैक्टर 1। यहाँ पर +5 से 0 में गया, इसके पास एक ही आई है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5। लेकिन एन फैक्टर I2 का कैसे निकालें, क्योंकि I2 उधर -1 में भी गया है, +5 में भी गया है ना। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से यहाँ पर देखिए कितने का चेंज है, एक यहाँ से यहाँ पर देखिए कितने का चेंज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे टोटल कितने का चेंज है, यहाँ पे कितने का एक तरीके से डाउन हुआ है, 2 का डाउन हुआ है ना, 2 का डाउन हुआ है। और यहाँ पे कितने का अप हुआ है, 10 का अप हुआ है। ठीक है, 10 का यहाँ पर अप हुआ है। तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका ऐसा आएगा, एन फैक्टर आपका 2 × 10 डिवाइड बाय 2 + 10, तो 20 डिवाइड बाय 12, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3। एक तो ये है। कुछ समझ में आया इसमें कैसे हुआ ये? हाँ, इसमें समझ में क्या आया, कैसे काम किया इसमें? सर टोटल में जितना चेंज हुआ 2 का हुआ है और 10 का हुआ है। चलिए, एक तो तरीका ये है N1 N2 डिवाइड बाय N1 + N2। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में हमें देख लेना है। ठीक है, ये तरीका बस ये है कि आप शॉर्टकट के लिए है, लेकिन फंडामेंटली हम समझेंगे कैसा है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से 2 रिएक्शन चल रही है, एक रेडॉक्स एक ऑक्सीडेशन है ना, एक ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन में आपका चल रहा है I2 और I2 से आपका क्या बन जा रहा है IO3- ये +5 है ये बन जा रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन में आपका I2 और I2 से आपका बन जा रहा है I-। ठीक है, उन एलिमेंट को बैलेंस कर लो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, I की चेंज हो रही है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस कर लो। 0 से +5 गया है, 0 से +5 गया है एक आयोडीन, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। 2 आयोडीन गए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। यहाँ पर 0 से -1 गया है तो एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2 ने 2 लिए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ऑब्वियस है कि रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में निकल रहे हैं उतने ही रिडक्शन में यूज हो रहे होंगे। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस चलना पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर रहें। कैसे बराबर रहेंगे? ये वाली रिएक्शन अगर 1 टाइम चल रही है तो ये वाली रिएक्शन 5 टाइम चल रही है, तभी ये बराबर रह सकते हैं, तभी बराबर रह सकते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन बराबर आएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लो, है ना। तो एक I2 यहाँ से आएगा, 5 लगेगा तो 5 I2 यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ये आएगा आपका 6 I2। इससे आपका क्या बन जाएगा? इससे आपका बन जाएगा 2IO3 माइनस और प्लस आपका 10I माइनस। ठीक है। अब 6 मोल I2 के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 6 मोल I2 10 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चला, तो 1 मोल I2 के लिए 10 डिवाइड बाय 6 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चला, दैट मीन्स 5/3। यही n फैक्टर है, ये है ना, यही n फैक्टर ऑफ I2 यहाँ पर बोला जाएगा 5/3, इस तरीके से बोलता है। ठीक है। और n फैक्टर इन जनरल वही है कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से। तो ये फिर भी यहाँ पे लगता है कि फंडामेंटली ये कुछ यहाँ पे करेक्ट सही चीज़ है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका n फैक्टर निकालते हैं। देखें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो H2O2 है, हो तो गई है, उसका उल्टा है, उसका उल्टा डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा। हाँ, तो सेम तरीका होगा इसमें फैक्टर निकालने का। सेम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखिए, जो H2O2 होता है, अगर आपने H2O2 को एक बोतल में ले भर के रख दिया तो 2 टाइम्स ऑफ H2O2 से आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस आपका O2, ये इस तरीके से टूटता रहता है, ये इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए आपने एक बोतल ली, उस बोतल में हर एक मॉलिक्यूल H2O2 का, H2O2 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 H2O2। ठीक है। तो अभी उसकी प्योर H2O2 आपने लिया हुआ है, थोड़ी देर या थोड़ी दिन रख दिया तो उसमें से कुछ H2O2 के मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे और खुद को कन्वर्ट कर लेंगे H2O में। मतलब जहां पर अभी H2O2 के मॉलिक्यूल बैठे थे, अब उनकी जगह H2O के मॉलिक्यूल बैठे हैं और उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, है ना। अगर ढक्कन खुला हुआ है तो ऑक्सीजन वहां से निकल जाएगी, तो ये तो वहां से लीव आउट कर जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल है H2O2 से H2O में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दूं 1 महीना 2 महीने के लिए, तो जितना भी H2O2 सबके सब खत्म होकर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि जब वो प्योर H2O2 था तब उसकी कंसंट्रेशन अपनी अलग थी, जब वो 2-3 दिन बाद था तब उसमें 150 ml पानी हो गया और बाकी H2O2 एक फिर भी एक हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। 10 दिन बाद उसमें 500-600 ml पानी और 300-400 ml H2O2, तो वो थोड़ा डाइल्यूट कंसंट्रेशन का है। 20वें दिन पे उसमें 700-800 ml पानी और बाकी 200-300 ml उसमें H2O2, और 30वें या 35वें दिन उसमें केवल पानी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ डे 1 पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था और डे 2 पे बहुत कम कंसंट्रेटेड है। ठीक है। अगर डे 1 पे मैं बोलूँ तो ये प्योर H2O2 है, प्योर H2O2, और अगर मैं इसे डिस्प्रपोर्शनेट या डिकम्पोज होना अलाउ करूँ तो इसका हर एक मॉलिक्यूल टूट के O2 बनाएगा, O2। मतलब डे 1 पे अगर मैं इसकी बोतल को ढक्कन खोलूँ और उसे किसी तरीके से तुरंत के तुरंत डिकम्पोज किया जाए तो बहुत सारी ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर सकता है। डे 10 पे क्योंकि ये रखा पहले से ही टूट चुका है, बहुत सारे मॉलिक्यूल H2O2 से H2O बन चुके हैं, तो अब अगर मैं किसी तरीके से तुरंत डिकम्पोज करूँ सारा, तो अब ये थोड़ी कम O2 प्रोड्यूस कर पाएगा। 20वें दिन पे ये थोड़ी और कम कर पाएगा और 30वें या 35वें दिन पे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये H2O2 का सॉल्यूशन कितनी O2 प्रोड्यूस कर पा रहा है उसके बेस्ड पे मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या कम कंसंट्रेटेड है। डे 1 पे ये डिकम्पोज होकर बहुत ज़्यादा O2 प्रोड्यूस कर सकता था,
तो मैं बोल सकता था कि ये जो सॉल्यूशन है H2O2 के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और डे 30 पर ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो डे 30 पर ये कतई कंसनट्रेशन खत्म हो गई इसकी। तो H2O2 सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है, जो मोलरिटी नॉर्मल टर्म है 1 मोलर 2 मोलर, ये तो है ही। H2O2 की कंसनट्रेशन को वॉल्यूम ऑफ O2 की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आप बाजार से कोका कोला की बोतल लेके आए, उसमें CO2 रहती प्रेशराइज, आपने खोली तो बहुत तेज़ी से उसमें गैस निकलती है, तो आप कहते हो भाई बिल्कुल नई बोतल है, पी के देखते हो तो बिल्कुल वो बढ़िया लगती है। आपने थोड़े से 2-3 गिलास उसमें से पी, 2 लीटर वाली बोतल थी, फिर आपने ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दी। 10 दिन बाद फिर आपने खोली तो वो गैस थोड़ी कम निकलती है। कम निकलने से आप आइडिया लगा लेते हो कि भाई ये पहले से खुली हुई है ना। और महीने 2 महीने तक आपने बार बार मम्मी एक गिलास कोका कोला पी लो, कि ऐसे करते करते आपने एक एक गिलास लेके उसमें 2 लीटर में से मान लो उसने जो है 1-1.5 लीटर खत्म होगी, उसमें थोड़ी सी बची है। तो जब वो बार बार खुली है तो 10वें 15वें बार उसमें आप देखोगे ढक्कन खोला, उसमें कुछ गैस निकल ही नहीं रही, कि अब तो आप बोलते हो ये तो बिल्कुल पानी हो गई, यही ना। तो इसका मतलब कोका कोला की बोतल में जितनी ज़्यादा गैस का प्रेशर आपको महसूस हो रहा है, ये उतनी ही नई है, और जितना कम गैस का प्रेशर हो रहा है ये उतनी ही पुरानी हो चुकी है। ठीक है, उसी तरीके से H2O2 की कहानी है। आपने H2O2 का बोतल ली, ढक्कन खोला, आपने देखो ये तो बहुत ज़्यादा O2 निकाल सकती है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है। आपने ढक्कन खोला, तीसरे दिन ये तो कुछ भी नहीं निकाल पा रही, ये बहुत कम कंसनट्रेटेड है, 0 कंसनट्रेटेड है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर वो बोलता है 10 वॉल्यूम H2O2, जैसा वो बोलेगा इस तरीके से 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, वो ऐसा बोलेगा। तो 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वो यहाँ पे बोलता है कि आपने एक बीकर में 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया हुआ है। 1 लीटर क्या लिया हुआ है? H2O2 सॉल्यूशन। ये H2O2 सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है ना। ये H2O2 सॉल्यूशन क्या है? बीकर में जो भरा हुआ है किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। अगर आप इस 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को अलाउ करो डिकम्पोज होना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2 गैस, इसके अकॉर्डिंग O2 गैस रिलीज करेगा। और यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये 10 लीटर O2 गैस एट STP रिलीज करता है, ठीक है, तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि अगर आपके पास बीकर में 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है, H2O2 सॉल्यूशन, यहाँ पर प्योर H2O2 सारे मॉलिक्यूल H2O2 के होंगे, इस गारंटी नहीं दे रहा मैं। इस बीकर में कुछ H2O2 के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ पानी होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन है। इसे अगर मैं डिकम्पोज होने दूं तो ये STP पर 10 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस करेगा, और ये जो O2 है ये गैस स्टेट में है। तो 10 वॉल्यूम का मतलब होता है आपका ये, ठीक है। अब हम इसका ये डेरिवेशन करेंगे, तो आप ये थोड़ा सा लिखिए ये। लिख लिया भाई तुमने? बातें क्या बना रहे हो ये? चलिए इसको डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि ये कैसे आता है, उसके बाद आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, है ना। चलिए अगर वो कहीं पर देता है
X volume H2O2 means, now X volume H2O2 means, अगर वो कहीं पे आपको बोलता है X वॉल्यूम H2O2 तो इसका क्या मतलब है? सर 1 लीटर में X लीटर 10 वॉल्यूम का वो ले लीजिए, थोड़ा सा लाइन लिख लीजिए। 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? हम पीछे लिखा था 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है कि 10 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस होगी STP पर बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट। तो लिखिए इसमें 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स 10 volume H2O2 means 10 volume H2O2 means that 1 liter of H2O2 solution 1 liter of H2O2 solution, ये H2O2 solution किस स्टेट में है? लिक्विड। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए लिक्विड। ऑन डिकम्पोजिशन produces 10 liter of O2 gas 10 liter of O2 gas at STP 10 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए X वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब होगा? सर X लीटर 1 लीटर ऑफ H2O2 का सॉल्यूशन X लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। तो इसका मतलब है X लीटर ऑफ O2 गैस is produced by 1 liter H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब थोड़ा अलग तरीके से इसको देखते हैं। रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2 गैस। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो 2 लीटर H2O2 अगर आपका है 2 मोल H2O2 का मोलिकुलर वेट होता है 34, 16 दूनी 32 और 2 34, तो 2 मोल H2O2 का मतलब 68 ग्राम। तो अगर ये 68 ग्राम है तो STP पर ये इसका 1 मोल बनाता है। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर बनाता है, लीटर एट STP। यही इसका मतलब हुआ। रिएक्शन अपनी स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग यही बता रही है ना। तो हमेशा उल्टा देखिए, 22.4 लीटर O2 इज गिवन बाय 68 ग्राम H2O2। तो X लीटर O2 इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू X ग्राम H2O2। अब आप इसे देखिए, X लीटर प्रोड्यूस होती है 1 लीटर H2O2 से, X लीटर प्रोड्यूस होती है इतने ग्राम H2O2 से। इसका मतलब ये इतने ग्राम एक्चुअली में 1 लीटर में मौजूद होते हैं। यही तो मतलब हुआ। यस सर। दैट इज 68X डिवाइड बाय 22.4 ग्राम H2O2 is present in 1 liter H2O2 solution। ठीक है, तो स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या आ जाएगी? 68X डिवाइड बाय 22.4 इतने ग्राम है और डिवाइड बाय 1 लीटर है। इतने ग्राम है और ये 1 लीटर है, तो आपकी क्या आ गई? 68X डिवाइड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर। पहली कंसंट्रेशन टर्म ये आ गई। दूसरी टर्म देखिए, मोलरिटी क्या होती है? मोल मतलब 68X डिवाइड बाय 22.4 इतने तो ग्राम है ना, डिवाइड बाय 34 ये हो गए इसके मोल, डिवाइड बाय 1। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया X डिवाइड बाय 11.2 मोलर। ठीक है।
नॉर्मेलिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में काम करता है तो इसका एन फैक्टर 2 है। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये आपका आ जाएगा x डिवाइड बाई 11.2 इंटू 2, तो x डिवाइड बाई 5.6 n। ठीक है, ये ऐसा काम करता है। आपको ये फॉर्मूला पता हो, ये फॉर्मूला पता हो, और ये तो इसी से बन ही जाता है, ये पता हो। आपको ये पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन आपने लाइफ में एक बार देखा हुआ होना चाहिए कि कैसे आता है। काम आपके यही आएगा। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। चलिए बताइए, हार्डनेस ऑफ वाटर, या मतलब हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? ऐसे मैंने एक बार पूछा बच्चे से कि हार्ड वाटर किसे बोलते हैं, सर आइस, आइस को बोलते हैं। ठोस हो गया ना वो। यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है इसमें H2O का इफेक्टर बन गया। कौन सा? फिफ्थ वाले में जो दूसरे वाला H2O नहीं, दो ही तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है ना। इक्वल टू x बाय 5.6 इनटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम। या तो दोनों को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कर लो और फिर वो एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लो, वो दिस इंटू दिस प्लस दिस, या दोनों को मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो, फिर वापस से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेना। सर ऐसे एन फैक्टर की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं, मतलब इक्विवेलेंट की क्या जरूरत है? अगर सेम ही चीज़ है तो इक्विवेलेंट की जरूरत क्या? मोल भी तो वही काम करेगा। अगर सेम चीज है तो जो काम इक्विवेलेंट करेगा वही काम मोल करेगा। तो अब इक्विवेलेंट पे जा ही क्यों रहे हो, मोल देखो। तो हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट होते हैं। बेसिकली बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये होते हैं, है ना। ये करता क्या है, इसे हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं? हार्ड वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सोप के साथ हार्ड है। सोप देखिए, हम जो घरों में यूजुअली जो शहरों में यूज होता है वो ब्लू कलर का पाउडर होता है, वॉशिंग मशीन में जो डलता है। ऐसी लिक्विड भी आता है और ऐसी ब्लू कलर की वो टिकिया भी आती है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं लगभग। ये सोप नहीं है, ये है डिटर्जेंट। सोप वो होती है जो ब्राउन से कलर की होती है, जो यूजुअली क्यूब शेप में आती है, और गांव में यूजुअली आपको यूज होते हुए अब दिख जाएगी, लेकिन वो बहुत कम प्रचलन में है। गांव में भी अभी ब्लू कलर वाली टिकिया यूज होती है। नहाने वाली साबुन सोप ही है, लेकिन नहाने वाली साबुन के साथ हम जो है कपड़े वगैरह नहीं धो रहे, बहुत ज़्यादा झाग वगैरह नहीं बना रहे, है ना। तो मेनली जो सोप है जिसके साथ कपड़े धोए जाते थे, जो एक्चुअली में वही है, जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स की हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते थे, जो सोप बनती है वही सोप है। सोप में CO -Na+ होता है और डिटर्जेंट में यूजुअली SO3 -Na+ होता है। तो जो सोप होती हैं, सोप को अगर ऐसे पानी जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट हैं उनके साथ काम किया जाता है, तो वहाँ पर जो झाग है, बहुत सारा झाग जो है एक तरीके से लुगदी बन जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे पानी को बोला जाता है कि ये पानी सोप के लिए हार्ड है। तो वहाँ से ये हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो लिखिए इसमें the water that does not easily generate foam with soap is called hard water. Is called hard water. ठीक है, वाटर हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप। वाटर हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप, कॉमा, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो हेडिंग डालिए टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस,
जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से होती है ना। लिखिए इसमें, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू temporary hardness is due to the carbonate and bicarbonate and bicarbonate of calcium and magnesium. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखिए, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय नंबर ए बॉइलिंग। देखिए, जो कार्बोनेट है कैल्शियम के हो चाहे मैग्नीशियम के, वो वैसे ही बहुत कम सोल्यूबल है। हमने देखा था क्या, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की तो वाइट वो आ जाता है टर्बिडिटी, लेकिन बाइकार्बोनेट आपके ठीक ठाक सोल्यूबल है। तो मेनली जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से है, जो खूब सारे उसमें सोल्यूबल हैं। अगर मैं ऐसे पानी को जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, मैं उसे हीट करूं तो बाइकार्बोनेट बन जाते हैं कार्बोनेट, और जैसे भी कार्बोनेट बनेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं है, वो एक तरीके से प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, M2 टाइम्स ऑफ MHCO3 ट्वाइस गिव्स MCO3 प्रेसिपिटेट इसका आ जाएगा प्लस के H2O। M यहाँ पर क्या हो सकता है, Ca एंड Mg, ठीक है। जब आप पानी गर्म करते हो, मान लो हीटिंग रोड से करते हो, गीजर से क्या कर रहे हो तो गीजर में तो कुछ पता नहीं चलेगा। हीटिंग रोड से अगर आप पानी गर्म करते हो या भगोने में पानी गर्म करते हो, तो आप पानी गर्म करिए, पानी जब तक गर्म हो रहा तब तक तो उसमें एजिटेशन बना हुआ है। एजिटेशन मतलब ऐसा कोई हिला नहीं रहा, लेकिन फिर भी गर्म पानी ऊपर आता रहता है, ठंडा ऊपर जाता रहता है, ऐसे। अगर आप हीटिंग रोड डालो तो तुरंत उसमें कुछ भंवर से ऐसे दिखेंगे आपको, ध्यान से अगर देखो तो। पानी गर्म करने के लिए हीटिंग रोड डालिए, हीटिंग रोड जैसी थोड़ी सी गर्म हो, टेम्परेचर 1 आध मिनट हो जाएगा, तो आपको पानी के अंदर हल्के से वे दिखेंगे कुछ। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तब जो लाइट ऐसे फ्लो करती है, इधर उधर मूव करती है, देखा नहीं कभी, ठीक है। भगोने में पानी गर्म होता हुआ दिखा है, तो जब वो पानी गर्म होता रहता है तो नीचे का तली गर्म होती है, तो गर्म पानी वहाँ से उठता है, ऊपर आता है, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है, तो एक तरीके से सर्कुलेशन बनता है। तो जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक तो उसमें सर्कुलेशन बन रहा है, तो आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा नहीं। लेकिन आप उस पानी को जब वो गर्म पूरी तरीके से हो गया है, उबल गया है, आप उसे बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तो उसमें आपको पानी के ऊपर एक हल्की हल्की सी वाइट परत दिखाई देगी, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की ही है। और हीटिंग रोड जिसे आप यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसमें वाइट पूरी पपड़ी जम जाती है, वो पपड़ी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की ही है, ठीक है। जो गीजर के दीवार पे भी चिपक जाए, हाँ, जो भी जहाँ पर भी वाटर बॉईल हो रहा है और वहाँ पर वो चीज़ें चिपक रही हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं, जो पपड़ी बन जा रही है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये, कार्बोनेट तो वैसे ही कम सोल्यूबल हैं, तो कार्बोनेट की हमें टेंशन नहीं है। बाइकार्बोनेट की टेंशन थी, तो बाइकार्बोनेट को आपने बॉईल किया, उससे वो कार्बोनेट बने, कार्बोनेट पानी में घुल नहीं रहे अब, तो वे बाहर आ गए, ठीक है। दूसरा है ये लिखिए, तो मतलब पपड़ी उतरने से गीजर के खराब होने का कोई लेना देना नहीं है। ये लगाओ पपड़ी लगी हुई है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं सबकी इफिशिएंसी कितनी रहती होगी, 100 से कम? जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है सबकी इफिशिएंसी 100 से कम है। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैव इफिशिएंसी लेस देन 100, ट्रू या फॉल्स? तो बताओ हीटर की इफिशिएंसी क्या है? हीटर की कौन सा हीटर? कैसे ही रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर मतलब जिससे खाना बनाते वो हीटर, कैसे किसी भी तरीके के हीटर की इफिशिएंसी क्या है? किसी डिवाइस की एफिशिएंसी 100 से कम आती, क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी कहाँ करने हो जाती है, और हीटर का काम क्या है? जिसका काम ही हीट करने का, उसकी एफिशिएंसी 100 क्यों नहीं आएगी? कहाँ गई हीट? कि हीटर था, उसने कुछ हीट जो है हीट में लॉस कर दिया, इसका तो काम ही हीट लॉस करना।
हीटर्स हैव द एग्जैक्ट एफिशिएंसी ऑफ 100%। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हीटर ऐसी चीजें हैं, किसी भी टाइप का हीटर हो जिसकी एफिशिएंसी 100% है, क्योंकि जो भी वो लॉस होती थी वो हीट में होती थी ना, इसका तो काम ही हीट करना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अगर उस पर पपड़ी जम गई, मुझे कई बार वो सही नहीं लगता, वो जैसे बोलते हैं ना वो हीटिंग रोड के ऊपर पपड़ी जम गई है तो उसकी एफिशिएंसी घट गई। हीटिंग रोड के ऊपर पपड़ी जम गई, ठीक है, अब वो हीट हो रहा है तो हीट बाहर नहीं निकलने तेरी पपड़ी, हीट तो बाहर निकलेगी, हीट का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर गीजर के अंदर पपड़ी जम गई है, हीटिंग रोड पर पपड़ी जम गई तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। कहाँ जाएगी हीट? अगर अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट कहाँ चली जाएगी? अंदर समा जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर अंदर हीट पैदा हुई तो ऐसा हो सकता है हीट थोड़ी धीमे से निकले, लेकिन निकल के तो फाइनली बाहर आएगी ना। मेरा कंक्लूजन ये है, अब तुम बताओ क्या है कि अगर गीजर के अंदर पपड़ी जम गई है, ठीक ठाक मोटी पपड़ी जम गई है, तो क्या उसकी गर्म करने की एफिशिएंसी कम हो गई? उतनी रहनी चाहिए, है ना? नहीं, मुझे तो लगता था वो पपड़ी लगी हुई आती है और समय के साथ जो रहती है समय खराब हो जाएगी। नहीं भाई, ये लिखिए, लिखा है। नेक्स्ट लिखिए, बाय सेलेक्ट लाइन, बाय सेलेक्ट लाइन। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास यहाँ पर है CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है, आप इसमें डाल देते हैं CaOH ट्वाइस, सेलेक्ट लाइन आपने डाला तो आपका ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ CaCO3, ये अगेन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, और सर एमजी के तो वहीं रह जाएंगे। नहीं, Mg में भी रिएक्शन बन जाएगी। कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम, उसके कार्बोनेट वो भी तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी तो सॉल्युबिलिटी कम है, तो ये रिएक्शन उसमें लिखी हुई थी CaMgCO3 ऐसे बन जाएगा, CaMgCO3 ट्वाइस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट लिखिए परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट लिखिए परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट लिखिए परमानेंट हार्डनेस, लिखिए परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू permanent hardness is due to permanent hardness is due to sulfate and chloride of calcium and magnesium, sulfate and chloride of calcium and magnesium. Full stop. Permanent hardness can be removed by ए लिखिए बाय वॉशिंग सोडा, बाय वॉशिंग सोडा, बाय वॉशिंग सोडा। तो इसमें लिखिए CaCl2 प्लस Na2CO3। हाँ, बहुत उसी परमानेंट, इसे बहुत मतलब ऐसा लिखा गया है कि टेम्पररी वो है जो बड़े आसान तरीके से हो जाए, परमानेंट वो है जो थोड़े मुश्किल तरीके से हो। परमानेंट तो वो भी नहीं है ना। CaCl2 प्लस Na2CO3 gives CaCO3 प्लस 2 NaCl, और CaCO3 के नीचे प्रेसिपिटेट। ठीक है, और सेकंड लिखिए बाय आयन एक्सचेंज रेजिन्स। एक्सचेंज रेजिन, रेजिन
Na2Al2Si2O8 Na2Al2 सोडियम जियोलाइट। देखिए हमें पानी में समस्या है, जो ये झाग जो नहीं बनने देते वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की वजह से है। सोप अगर देखो तो सोप में सोडियम आयन तो खुद ही है। समस्या तब होती है जब वहां पर Na+ को रिप्लेस करके Ca आ जाता है। जो आपका सोप है, सोप आपका ये है COO- Na+, ये झाग वाग सब बनाता है ना। लेकिन अगर हार्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन, हार्ड वाटर के साथ हम काम कर रहे हैं तो ये बन जाता है और ये झाग नहीं बनाता। जो ऊपर वाला है वो साबुन है, वो झाग बनाता है, मैल दूर करता है। वहीं जब हार्ड वाटर के साथ हम यूज कर रहे हो साबुन को तो Na+ आयन हटकर Ca आ जाता है और ये बन जाता है। इससे लुगदी टाइप से बन जाती है, मतलब साबुन वेस्ट हो जाती है। तो किसी तरीके से अगर मैं हार्ड वाटर के अंदर से कैल्शियम आयन को ही हटा लूं तो हार्डनेस वाली समस्या दूर हो जाएगी। क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आयन से मुझे दिक्कत नहीं है, एनायन से दिक्कत नहीं है, मुझे कैटायन से दिक्कत है, कैल्शियम आयन से, मैग्नीशियम आयन से, इनसे दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आयन एक्सचेंज रेजेंट डाल देता हूँ जो Ca2+ को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन के अंदर उसके मतलब बैलेंस करने के लिए Na+ रिलीज कर देता है है ना। तो पानी के अंदर वो 2 Na+ दे देगा और एक Ca+ को खींच लेगा। तो पूरे पानी के अंदर से वो, अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसको सोडियम कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, ये सब बना देगा और उससे हमें दिक्कत नहीं है। तो ये है आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है। Na2R, तो Na2R जैसे यहाँ पे R पार्ट है Al2Si2O8, इसका नाम है सोडियम जियोलाइट। ठीक है। हार्डनेस का फॉर्मूला है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।